हाय एवरीवन, वेलकम टू निम्बस आईएएस एंड माय नेम है शुभाशीष और आज के एडिटोरियल एंड ओपिनियन एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हमारे पास 3 टॉपिक्स है एज यूजुअल। तो पहला वाला हमारा ओपिनियन है अबाउट रशिया के वॉर के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, पर कंटेक्स्ट थोड़ा सा ही है। आपको लगेगा कि ये GS2 का टॉपिक है अगर आप टाइटल देखते हैं यहाँ पे, पर एक्चुअली इसका फोकस GS1 पे चला जाता है वेयर ही इज फोकसिंग अपॉन, ऑथर इज फोकसिंग अपॉन गांधीयन मेथड्स ऑफ नॉन वायलेंस। ठीक है, तो नॉन वायलेंस के जो मेथड्स है उनकी प्रैक्टिकलनेस क्या थी, एंड फर्दर मोर ये जो बोस है और गांधी जी के ऊपर भी कंपैरिजन कर रहा है। आजकल वैसे ही अगर आप टीवी वगैरह पे थोड़ा सा देखें तो बोस गांधी पे काफ़ी बात हो जाती है। ठीक है, ये देश सिर्फ गांधी का नहीं बोस का भी है, आज का देश बोस से इंस्पायर्ड है, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ जाती है। तो एक छोटा सा यहाँ पे आ जाता है। इनफैक्ट इस पे यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ लिया था 2015 मेंस में। चलिए इसको देखेंगे GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है कैपिटल वर्डिक्ट। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन का इशू है, जहाँ पे जो आंध्र प्रदेश का स्टेट है वो बोल रहे थे कि जो नया कैपिटल होगा अमरावती, तो एक कैपिटल बनना था, अब उसको बोल रहे थे कि हम 3 कैपिटल बना देंगे। ठीक है, तो ये हाई कोर्ट में चला गया, हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया। ये फार्मर्स जिनका लैंड लिया गया था कैपिटल बनाने के लिए, उन्होंने चैलेंज कर दिया। हाई कोर्ट ने बोला ये क्या कर रही है, ये तो वैलिड नहीं है, आप ऐसे कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसी को देख लेंगे एक बार हम लोग तो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये दोनों तो पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है। जो थर्ड एडिटोरियल है इट्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ चॉइस टू बी ऑनेस्ट, पर येस दिस इज अबाउट कोविड-19 और हमें रेडी रहने की ज़रूरत है, और ये वैक्सीन सप्लाईज के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रापोलेट कर दूंगा, ठीक है, इसको कि हमारी क्या लर्निंग्स हो सकती है फ्रॉम द कोविड-19, हमारे क्या एक्सपीरियंसेस है, तो उसके कंटेक्स्ट में हम थोड़ा इसको देख सकते हैं। चलिए अब फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज रशियाज वॉर एंड द इम्प्रैक्टिकलिटी ऑफ वायलेंस। तो सबसे पहले ये रशिया के वॉर के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ पे बता रहे हैं कि रशिया ने जो वॉर किया है यूक्रेन के ऊपर, इट वॉज बिकॉज ऑफ कंसर्न ऑफ इनसर्कलमेंट, कि नाटो हमें इंसर्कल कर देगा और हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में है, जेनोसाइड हो रहा है। कोई प्रूफ नहीं है कि जेनोसाइड हो रहा है ऑन एथनिक रशियंस इन यूक्रेन, जो ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर है, तो इन्होंने यहाँ पे वॉर कर दिया। पर ये जो वॉर हुआ है, क्योंकि ये एक वायलेंट मेथड है, सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट किया जा रहा है, तो इट इज बीइंग सीन एज मॉरली इनकरेक्ट और ऑलमोस्ट इंटायर वर्ल्ड, ठीक है, इंडिया भी न्यूट्रल होने की कोशिश कर रहा है, पर थोड़ी सी कंडेमनेशन दिख जाती है वहां पे भी। ठीक है, सो दे आर स्टैंडिंग अगेंस्ट इट, दे आर रैलिंग अगेंस्ट रशिया। तो ये एक चीज़ है। और इस कंटेक्स्ट में बोल रहा है कि जैसे इंडिया है, इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के पॉइंट ऑफ व्यू से इट शुड बी इंस्पायर्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ महात्मा गांधी, नॉन वायलेंस, जिन्होंने हमें नॉन वायलेंस के मीन से आज़ादी दिलाई, जिसको सत्याग्रह भी कहते हैं हम लोग। दैट इज स्ट्रगल फॉर द ट्रुथ। अगर हम लिटरल मीनिंग देखते हैं, सत्याग्रह, ग्रह मतलब स्ट्रगल, सत्य मीन्स ट्रुथ। तो ऐसे देश को वायलेंट मेथड्स या वायलेंस जो हो रहा है उसको हमें क्रिटिसाइज करने की जरूरत है। ठीक है, हम ऐसे थोड़ा सा और हमें ओपन होना चाहिए इस बारे में। तो ये बेसिक यहाँ पे बात कर रहा है। अब एक टैंजेंट या IR के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोड्यूस कर रहा है कि अब हमारा जो देश है वो पाकिस्तान से घिरा हुआ है, चाइना से, पर चाइना भी है हमारा नॉर्थ में, जो बहुत ज़्यादा केपेबल है एक्चुअली। ठीक है, डिफेंस इक्विपमेंट्स हमसे बेटर है, इंफ्रा बेटर है, मोबिलाइज आराम से कर सकता है ट्रूप्स, हमें खतरा है बेसिकली इन शॉर्ट। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि हम बाकी कंट्रीज पे इतना डिपेंड नहीं कर सकते यहाँ पे, स्पेशली US के ऊपर जो हमसे बहुत दूर है, और US ने कुछ खास किया भी नहीं नाटो के, मतलब यूक्रेन के केस में बोला तो बहुत कुछ था पर एक्चुअल में कुछ किया नहीं वहाँ पे। तो शायद रशिया हमको सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है विद रेफरेंस टू हाई टेक डिफेंस नीड्स, या चाइना को परस्यूएट कर सकता है इन केस ऑफ अ वॉर लाइक सिचुएशन टेकिंग प्लेस। तो शायद ये रीजन है कि इंडिया इज being a bit neutral when it comes to the Russia issue, रशिया यूक्रेन। चलिए अब महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो महात्मा गांधी थे उन्होंने नॉन वायलेंस के ऊपर फोकस किया, एंड नॉन वायलेंट मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग अस इंडिपेंडेंस। ठीक है, बहुत तरीके हो सकते थे, वायलेंट मास रेबिलियंस करा सकते थे, रेवोल्यूशनरी के तरीके से कर सकते थे, बट ही वेंट विद दिस मेथड ऑफ नॉन वायलेंस। और उसकी रेलेवेंस थी
तो ये बोल रहे हैं दैट गांधी अप्रोच वॉज प्रैक्टिकल। ठीक है, वो अप्रोच प्रैक्टिकल थी बिकॉज उसमें ये था कि जो कॉमन मासेस है, अब जो कॉमन मास है उनके पास गन्स वेपन्स तो है नहीं, तो वो चाहते थे कि सब एक साथ आए स्ट्रगल के लिए। ठीक है, तो सब एक साथ आ जाए स्ट्रगल के लिए। इनफैक्ट ये ऐसी मूवमेंट थी जहाँ पे पहली बार हम वुमेन को भी देख रहे थे एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन बॉयकॉट एंड पिकेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो स्वदेशी बॉयकॉट स्ट्रगल में वुमेन वर ऑल्सो एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग। और ऐसा क्यों था? और ये प्रैक्टिकलनेस की बात कर रहे हैं हम लोग। पहली बात, ये जो स्ट्रगल हो रहा था यहाँ पे, दैट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश विच वाज वेरी वेल केपेबल, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड, उसके पास सारी रिसोर्सेज थी, गन्स, आर्म्स, सब कुछ था। पर जब ये लोग इन पे स्ट्रगल कर रहे थे किसी भी चीज़ के लिए, बी इट विद रेफरेंस टू द सॉल्ट लॉ या फिर कोई भी इशू था, स्वराज के लिए जब ये स्ट्रगल कर रहे थे यहाँ पे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। अगर रेबेलियन होती तो गन्स यूज कर सकते थे उनके अगेंस्ट, वायलेंट मेथड्स यूज कर सकते थे, उनको डरा धमका सकते थे। पर ये सब लोग जो जा रहे थे वहां पे, जब इनको प्रोवोक भी किया जा रहा था तो ये कुछ नहीं कर रहे थे। और महात्मा गांधी वॉज वेरी पर्टिकुलर कि कुछ भी हो आप वायलेंस नहीं करेंगे। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ था 1920s के अंदर और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, जब वो पीक पे भी था, तब भी जब भी वायलेंस की सिचुएशन होने लगी, उनको लगा कि नहीं यार अब वायलेंस हो रहा है, तो उन्होंने मूवमेंट को रद्द कर दी। तो इस इंसिस्टेंस, पहली बात तो ये ब्रिटिश को कंफ्यूज कर देता था। ठीक है, आप क्या करोगे? आपसे कोई, आप किसी को चपेट थप्पड़, जैसे बोलते थे गांधी जी कि आपको एक काल पे चाटा मारता है दूसरा काल कर दो, तो इवेंचुअली आप क्या करोगे? ठीक है, आपको कुछ कर नहीं पा रहे उसके अंदर, आपको पता नहीं आप क्या करोगे यहाँ पे। तो एक अप्रोच तो ये थी कि इन दैट वे इट वॉज प्रैक्टिकल। अगर वो वायलेंट हो जाते तो काफी लोगों की जाने जा सकती थी ब्रिटिश अगर ऐसा करती तो, पर उनको मौका नहीं दे रहे थे यहाँ पे। दूसरी चीज है दैट इट अफेक्टेड द एटीट्यूड ऑफ द पीपल। उनको पता था कि गांधी जी है वो नॉन वायलेंस पे रखेंगे तो सब उसमें आते थे वहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए, वुमेन भी आती थी वहाँ पे। ठीक है, तो ये उनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था और इसकी वजह से एजुकेशन हुई, अवेयरनेस हुई और ब्रिटिश को और मुश्किल होने लग गया और उनको पता चल गया कि हम इस जगह को रूल नहीं कर सकते जहाँ जब लोग हमारे साथ कोऑपरेटिव ही नहीं है। ठीक है, तो ये इन अ वे इट वॉज मोर अप्रोप्रिएट इन इंडियाज कंटेक्स्ट। अब एटीट्यूड और एक्टिविटीज के बारे में बात करें, ठीक है, क्योंकि ना ये पूरा स्कैटर्ड सा है आर्टिकल, तो थोड़ा सा मैं लिबर्टीज ले रहा हूँ यहाँ पे। तो ये बोल रहे हैं कि एटीट्यूड एंड एक्टिविटीज ऑफ, मतलब जो वाइडर पॉपुलेशन का जो आप जो काम कर रहे हैं, जैसे रशिया इसको इन्वेड कर रहा है यहाँ पे, या कोई भी रूलर ने हमें इन्वेड किया, अटैक किया, तो लोकल लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो लोकल लोग अगर उनको कोऑपरेट नहीं करते, उनको बेसिक नेसेसिटीज, सप्लाईज वगैरह नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो आप उसको रूल नहीं कर सकते इवेंचुअली। तो लोगों का सपोर्ट बहुत जरूरी है। अब जैसे यहाँ पे रशिया के केस में है या फिर वियतनाम का केस दे रहे यूएस के केस में, जब यूएस ने वियतनाम वॉर किया था, तो बिकॉज इट वॉज एंगेजिंग इन वायलेंस, लोगों को डेथ्स हो रहे थे, उनके अपने सोल्जर्स भी मर रहे थे, तो लोकल लोग वहां पे उनके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। वैसे ही हम रशिया के केस में भी देख रहे हैं, वेयर अभी हमने देखा था कोई विजुअल्स से कि लोग अपने पासपोर्ट पे चला रहे हैं वहां पे। तो वो प्रेशर पड़ता है जो ऑप्रेसर है यहाँ पे, जो अग्रेसर है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं अबाउट नॉन कोऑपरेशन इन द वेस्ट। तो जैसे कि महात्मा गांधी ने अपना ये शुरू किया था, स्ट्रगल शुरू किया था, वैसे ही वेस्ट में भी हमारे पास एग्जांपल्स है ऑफ नॉन कोऑपरेशन। तो एक है उनसे कहीं पहले, महात्मा गांधी से पहले, जहाँ पे अमेरिकन्स रिफ्यूज टू कंप्लाई विद द ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो दे वर यूजिंग द नॉन वायलेंट मीन्स। इनिशियली दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो स्टैम्प एक्ट था, बॉस्टन टी पार्टी है, तो बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए थे। पर जैसे ही अमेरिकन पॉपुलेशन में, अमेरिका के जो हिस्ट्री में जब लोगों ने, मिलिटिया ने उनके, ठीक है, ये मिनटमैन लिखा है यहाँ पे, मिनटमैन इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कि मिलिटिया के अंदर जो अनऑर्गेनाइज्ड रेबल्स है, उसमें से जो एक सिपाही टाइप का है, जब उसने ब्रिटिश ट्रूप्स पे शूट किया, किसी व्यक्ति ने ब्रिटिश सोल्जर पे शूट किया, तो फिर वो आर्म्ड अपराइजिंग बन गई। तो पहले तो ब्रिटिश को पता नहीं था कि जब ये अमेरिकन लोकल लोग नॉन वायलेंट मीन से कर रहे थे तो क्या करें, पर जैसे ही उन्होंने आर्म्ड मेथड्स यूज किए तब इट बिकेम वेरी वेरी डिफिकल्ट। हाँ, कैसे भी करके वो लोग जीत गए, अमेरिकन अंडर द लीडरशिप ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन, और आज उनको भी हम याद करते हैं।
पर जो लोग नॉन वायलेंट स्ट्रगल्स के बारे में करते हैं हम उन पे ज़्यादा फोकस नहीं करते, इवन वेन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन में भी मच मोर, पर जो वॉर के उससे है हम उन पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि हीरोज ऑफ वॉर आर एनी लेस, इट इज़ जस्ट दैट जो लोग जिन्होंने नॉन वायलेंट मेथड्स पे फोकस दिया था उनको हमें थोड़ा हायर दर्जा देना चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, आजकल बहुत लोग सेंसिटिव है। ठीक है, चलिए, तो ये है। अब यहाँ पे बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस जो थे ही ब्रोक विथ महात्मा गांधी, उनके डिफरेंसेस थे। सो सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ही वांटेड टू रेज अ फ्रंट, ठीक है, एन आर्म्ड फ्रंट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स इन इंडिया। उनके लिए बड़ा क्लियर था, उनके लिए एथिक्स वेथिक्स इस मामले में नहीं था, उनके लिए था कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। तो उनके लिए बड़ा सिंपल था, और गांधी जी के लिए दिस प्रिंसिपल वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो उनको ये एक्सेप्टेबल नहीं था यहाँ पे। तो उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी, और फिर वो जापानीज के साथ नॉर्थ ईस्ट में आ भी गए थे, कोहिमा तक आ भी गए थे यहाँ पे। बट इवेंचुअली हिज स्ट्रगल वॉज डिपेंडेंट ऑन जापानीज, और जापानीज हार गए, तो उनके साथ उनका स्ट्रगल भी वहाँ पे खत्म हो गया। तो अब अगर मान लीजिए यहाँ पे एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रहे हैं दैट व्हाट इफ बोस हैड वन, ठीक है, ये आपके बोस जीत जाते, ही वुड हैव बीन एबल टू डिफीट द ब्रिटिशर्स बाय हिज मेथड्स, तो फिर क्या होता? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि वर्ल्ड वॉर में जो दूसरा पक्ष था, ठीक है, द अलाइड पावर्स हैड वन ओवर द एक्सेस पावर्स, और बोस किन के साथ चले गए थे? एक्सेस पावर्स के साथ। ठीक है, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, उनके साथ उन्होंने अलायंस किया था। पर जीते कौन थे? ब्रिटिश, फ्रांस, ठीक है, रशिया, तो ये कंट्रीज जीती थी यहाँ पे। तो अगर ऐसा हो जाता तो इंडिया अंडर बोस वुड हैव बीन फ्रेंडलेस। ठीक है, फ्रेंडलेस हो जाता, आइसोलेट हो जाता है यहाँ पे। सो दिस वोंट हैव गॉन वेल फॉर द कंट्री इन द लॉन्गर रन। ये बेसिक बात यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी फिर यहाँ पे वापस आ जाता है, ये बता रहे हैं कि इंडिया मस्ट नॉट प्लेस हीरोज ऑफ वॉर्स ऑन हायर पेडिस्टल, पर जो नॉन वायलेंट के मीन्स से थे उनको हायर दर्जा देना चाहिए। तो ये बेसिक बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब दूसरी चीज़ अगर मैं इसी बात को करूँ, अगर आप देखिए यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा स्कैटर्ड सा आर्टिकल है, मैं क्या करूँ इसमें, पर अगर आप यहाँ पे देखिए हमारे पास जो बेसिक इशू आया है, इंडिया का क्या स्टैंड होना चाहिए विद रेफरेंस टू रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, तो हमें उस हिसाब से जाना चाहिए। जब भी हम ऐसा नहीं बोलते हैं तो हमारे जो क्रेडेंशियल्स है एज अ सॉफ्ट पावर, ठीक है, और एज अ लैंड ऑफ महात्मा गांधी, वो डाइल्यूट होते हैं। हमने इसको काफ़ी लिवरेज लिया, अब वो डाइल्यूट होता है स्टैंड। दूसरी चीज़ हमें पता लगता है महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का टेक्निक है, ठीक है, तो उसकी रेलेवेंस क्या है? व्हाई डिड महात्मा गांधी अबाइड बाय दिस अप्रोच? ठीक है, तो ये बन जाता है यहाँ पे। एंड थर्ड थिंग है, और जो मेरे को बहुत रेलेवेंट लगती है गिवन यूपीएससी का एक तरीका है कि वो स्टैटिक को करंट के साथ लिंक करते हैं। तो रेलेवेंस ऑफ गांधीयन मेथड्स इन एड्रेसिंग द चैलेंजेस ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, मतलब आज की दुनिया में जो प्रॉब्लम्स हो रही है, हमें राइटिंग हो रही है, ठीक है, लिंचिंग हो रही है, वॉर मॉन्गरिंग हो रही है, तो इसके कंटेक्स्ट में महात्मा गांधी के टीचिंग्स का क्या रेलेवेंस है, दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये चीज़ है बेसिकली। चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। सो दिस इज अबाउट आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जजमेंट ऑन अमरावती प्रोटेक्ट्स गवर्नेंस फ्रॉम पॉलिटिकल विम्सी। चलिए, ओके, सो वेरी सिंपल, आप थोड़ा सा इमेजिन, ये इंडिया है, ठीक है, ये आपका आंध्र प्रदेश का स्टेट होता था, अभी भी है, इसमें से तेलंगाना बना दिया। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, आप समझ जाइए, ये आपका तेलंगाना बन गया, बाकी जो बचा कुचा था वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो भी बचा था दैट बिकम्स आंध्र प्रदेश, द न्यू आंध्र प्रदेश। तो हैदराबाद वेंट विद तेलंगाना, ठीक है, तो हैदराबाद उनका कैपिटल, अब नया आंध्र प्रदेश को नया कैपिटल चाहिए। तो 2014 में एक इलेक्शन हुआ था, 2013-14 में एक तो बहुत बड़ा इलेक्शन हुआ था, ठीक है, बहुत डेवलपमेंट हुई थी, बट 2014 में आंध्र में भी इलेक्शन हुआ था एंड चंद्रबाबू नायडू गॉट इलेक्टेड। ठीक है, तो ही गॉट इलेक्टेड, और उन्होंने बोला कि बड़ा सर्वे वगैरह किया और बोला 2014 के अंदर कि अमरावती रीजन है वो हमारा कैपिटल बनेगा।
वैसे अमरावती भी GS1 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्कूल ऑफ स्कल्पचर, ठीक है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अमरावती हमारा कैपिटल बनेगा आंध्र प्रदेश का, ठीक है। तो इन्होंने बोल तो दिया अमरावती बनेगा, पर इलेक्शन गवर्नमेंट चेंज हो गई यहाँ पे। 2014 में जो गवर्नमेंट थी, अब वो दूसरी गवर्नमेंट आ गई, एंड दिस गवर्नमेंट इज नोन एज YSRCP रेजिम, या YS जगन मोहन रेड्डी बिकेम दी चीफ मिनिस्टर। YSR लिख देता है, ठीक है। तो ये जो है, अब ये जो नए चीफ मिनिस्टर थे, वो ये आर्टिकल तो बोलता है कि उनको ये पसंद ही नहीं कि दूसरी पार्टी का है, कि उन्होंने उनकी वजह से ये नया कैपिटल बन रहा है, तो उनको था कि वो थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। ये अब अंदर की बातें सारी, हम इतना नहीं चाहेंगे इसमें, बट बेसिकली उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि हम ऐसा क्यों नहीं करते कि एक कैपिटल बनेगा तो एक ही जगह पर डेवलपमेंट होगी, ठीक है। तो एक ही जगह पे डेवलपमेंट होगी, तो हमें चाहिए कि डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट हो। तो डिसेंट्रलाइज डेवलपमेंट के लिए ही सजेस्टेड दैट वी शुड हैव 3 कैपिटल्स। तो अमरावती जो होगा वो लेजिस्लेटिव कैपिटल होगा, ठीक है। जैसे लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, जुडिशरी होता है, तो लेजिस्लेटिव कैपिटल। विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव, और कुर्नूल होगा हाई कोर्ट। कुर्नूल भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो ये हमारे 3 कैपिटल्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो स्प्रेड आउट आपके 3 कैपिटल्स होंगे, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब ये थोड़ा सा ना मेरे को प्रैक्टिकल लगता नहीं है, पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव साथ में होना चाहिए, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है। तो ये सब साथ में होना चाहिए, नहीं तो सारे ट्रैवल ही करते रहेंगे ब्यूरोक्रेट्स, थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल सा लगता है। एनीवेज, तो अब यहाँ पे इशू आ रहा है कि पहली बात, YSR गवर्नमेंट ने अपने जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इनकी मेजॉरिटी है यहाँ पे, और उन्होंने एक बिल पास करा दिया कि भाई हमारे 3 कैपिटल होंगे यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ तक आप रखिए। अब ये चीज हुई चैलेंज हाई कोर्ट के अंदर, तो इट वेंट इनटू द हाई कोर्ट, ठीक है। तो हाई कोर्ट में गया ये, स्टेट के हाई कोर्ट में, एंड इट वॉज चैलेंज्ड। वो जो फार्मर्स थे जिनसे ये लैंड लिया गया था अमरावती का, ऑब्वियसली आपको लैंड चाहिए, वहाँ पे फार्मर्स होंगे, उनसे लैंड लिया, लैंड एक्वायर किया, सब कुछ किया। अब आप बोल रहे हो कि आपके 3 कैपिटल होंगे, जिन्होंने अपना लैंड दिया था उन सबको नुकसान हो रहा है, स्टेट को नुकसान हो रहा है, उन्होंने ऑलरेडी पैसे लगा दिए हैं 15,000 करोड़ रुपए नया कैपिटल बनाने के लिए, ठीक है। तो वो सब नुकसान हो रहा है, तो दे चैलेंज्ड इन द हाई कोर्ट, सो इट वेंट टू द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने बोला, यार हमें याद है, हमने भी लक्ष्मीकांत पढ़ी है किसी टाइम पे, और आर्टिकल 2, 3, 4 है, ठीक है। आर्टिकल 2, 3 एंड 4 है। तो आर्टिकल 2 तो प्रोवाइड करता है, मतलब ऐसा कोई आर्टिकल ही नहीं है जो बताता है कि स्टेट लेजिस्लेचर बोलेगा कि हमारा एक नया हम कैपिटल डिसाइड करेंगे। बोले आप तो नाम भी नहीं डिसाइड कर सकते। आर्टिकल 2 प्रोवाइड करता है कि कोई टेरिटरी जो आउटसाइड ऑफ इंडिया थी, उसको जब इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है और नया स्टेट बनता है, वो आर्टिकल 2 है, वो पार्लियामेंट के लिए। आर्टिकल 3 प्रोवाइड करता है कि स्टेट को अगर रीऑर्गेनाइज करना है, बड़ा छोटा या खत्म ही कर देना है या नाम चेंज करना है, तब आर्टिकल 3 है, और वो भी पावर पार्लियामेंट के पास है। हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर रेजोल्यूशन पास कर सकता है। इनफैक्ट 2014 में जो बिल पास हुआ था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रबाबू नायडू, तो वो भी एक तरह से एक रेजोल्यूशन थी, रेजोल्यूशन टू द पार्लियामेंट कि हमारा ये कैपिटल होना चाहिए। फिर पार्लियामेंट उसको कंसिडर करता और बिल पास करता अंडर आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल 4 कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, बिकॉज इवन चेंजिंग द नेम ऑफ अ स्टेट इज एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप नाम चेंज कर रहे हो तो अमेंडमेंट है, बट जो प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो इनके चलते कहीं भी ऐसा नहीं है कि आप अपने आप से कर देंगे, तो पार्लियामेंट का डोमेन है, आप ऐसे कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये बात कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया कि इट हेल्ड दैट द स्टेट लेजिस्लेचर लैक्ड द कॉम्पिटेंसी टू शिफ्ट द ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट, ठीक है। तो 2, 3, 4 पे बात हो यहाँ पे। दूसरी बात बोली कि देखिए आप ऐसे कैसे कर सकते हैं, देयर इज समथिंग नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट। पिछली गवर्नमेंट ने जो प्रोमिस किए, वादे किए, अब आप हो तो इसका मतलब ये थोड़ी कि आप चेंज कर दोगे। सो इट एम्फेसाइज्ड अपॉन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट एंड प्रोमिसरी एस्टॉपल। इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान रख लेना इसको, ठीक है। प्रोमिसरी एस्टॉपल
टू प्रिवेंट अ regime फ्रॉम गोइंग बैक ऑन इट्स प्रोमिसेस टू सिटीजन्स। ठीक है, पिछली गवर्नमेंट थी, पर एक कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मर्यादा होती है, आप ऐसे कैसे कि अपने हिसाब से आप चेंज कर दोगे। तो ये जो लगा हुआ है, सारी कमिटमेंट हो रखी है, नाउ यू हैव टू गो बाय दिस, इवन इफ यू डोंट लाइक इट, यू हैव टू गो बाय दिस। तो ये एक मैसेज सेंड करता है, ठीक है, कि आप गवर्नेंस शुड नॉट बी buffeted by winds of political change or held hostage to the passing whimsy of a particular regime। ये थोड़ा सा ना मेरे को पॉलिटिकल वो लगता है, हमें ऐसे नहीं लिखना है अपने व्यू पॉइंट्स। हाँ, एक ये आप ऑब्जर्वेशन जरूर रख सकते हैं ये वाला जो पॉइंट का, पर ये इस अगर आपसे कोई लिखने को पूछेगा भी नहीं, पर ये आप पे ये बेसिक ये प्रोविजंस है जो आपके यहाँ पे यूज हो रहे हैं। चलिए अब आते हैं वैक्सीनेशन के ऊपर। ठीक है, तो कोविड-19 का जो सिनेरियो था, तो इसी केस में अभी आपको पता होगा थर्ड वेव था ऑब्वियसली। ठीक है, वो मेरे तो सब सर्कल में था, तो यहाँ पे कोविड इसके केस में तो यहाँ पे बता रहे हैं कि 1,70,000 केसेस अ डे वर बीइंग रिपोर्टेड। ठीक है, अब ये थोड़ा कम हो गया है एंड ऐसा लग रहा है कि जो पैंडमिक है इट इज ऑन अ डिसर्नेबल वे, इनकी भाई अब तो खत्म हो रहा है, दिख रहा है, परसेप्टेबल है। डिसर्नेबल का मतलब कि दिख रहा है अब तो। अच्छा, एंड इंडिया जो कंट्रीब्यूट कर रहा है टू कोविड-19 दैट इज 0.7% ऑफ ग्लोबल केसेस। एंड इसी साल मतलब इसी टाइम पिछले साल 5,000 पर केसेस थे एक दिन के अंदर हमारे देश में। अच्छा, अब हमारे पास कुछ फैक्ट्स मिलते हैं अबाउट वैक्सीनेशन कवरेज की। 75% हमारा जो देश है, जो 15 साल से ऊपर के लोग हैं, दे आर वैक्सीनेटेड यहाँ पे। अब अगर आप इसको देखेंगे, अगर हमारे देश में पैंडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, लॉकडाउन उसका क्या इम्पैक्ट होता है, कहीं आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब रिपोर्ट सजेस्ट दैट 90% ऑफ इंडियंस हैव बीन एक्सपोज टू द वायरस। ठीक है, तो वो वायरस से एक्सपोज है, चाहे वो वैक्सीनेशन के थ्रू हो या सच्ची में उनको हो गया था। इनफैक्ट ये हमें कौन सी रिपोर्ट से पता लगेगा? सेरोलॉजिकल सर्वे। ठीक है, तो हमारे जो ब्लड सैंपल्स लेते हैं रैंडमली, वो लेते हैं सैंपल और उसमें चेक करते हैं कि क्या एंटीबॉडीज है फॉर दिस कोविड-19। अगर आपको ये वायरस हुआ था तो आपकी बॉडी ने कुछ एंटीबॉडीज भी बना रखी होगी। अब ये वायरस ये वैक्सीनेशन से हो सकता है, एक्चुअल वायरस से हो सकता है। अब आगे बता रहा है कि हमारे देश में जो 92% ऑफ दोज हु डाइड वो थे जिनको वैक्सीनेशन लगी ही नहीं थी। ठीक है, अब इस केस में ये एक बेसिकली केस बना रहा है एडिटोरियल कि हमें और वैक्सीनेशन कवरेज पे फोकस करना चाहिए बिफोर द नेक्स्ट वेव और एनीथिंग कम्स। और हमारी कंट्री में जो वैक्सीनेशन नहीं लगी है अभी तक, जो शॉर्टकमिंग्स है, दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ वैक्सीन हेजिटेंसी। जैसे यूएस में था वैक्सीन हेजिटेंसी, ठीक है, अभी कनाडा में भी हुआ था कि कनाडा में बोल दिया कि हमारे देश में आना है तो आपको वैक्सीनेशन होनी चाहिए, तो बॉर्डर्स पे हड़ताल हो गई थी। तो वैक्सीन हेजिटेंसी हमारे देश में इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी द इशू ऑफ सप्लाई ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो हमें उसको काम करने की ज़रूरत है, हमें सीमलेस सप्लाई चेन बनाने की ज़रूरत है। और जो बाकी जो कंपनीज है, ठीक है, अभी तक कोविशील्ड, एस्ट्राजेनेका, वो सेरोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, तो उनका वो बना रहे थे, और एक कौन सी है वो हैदराबाद वाली कंपनी जो है कोवैक्सीन। ठीक है, और भी कंपनीज है जो ये वैक्सीनेशन बना रही है, इनको अप्रूवल देने की ज़रूरत है, इनको फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत है, सो दैट वी हैव एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वैक्सीनेशन। अभी हमें पता भी नहीं कौन से, अभी कह रहे हैं कि वेरिएंट स्पेसिफिक भी वैक्सीन हो सकती है। चलिए, ये तो हमारा हो गया, कुछ खास नहीं मिला। अब थोड़ा सा इसको आगे चलते हैं। ये लर्निंग्स ही बोल रहे हैं ना इसके बारे में कि कोविड के रेफरेंस में, आई वुड सजेस्ट दैट व्हाट आर द लर्निंग्स। अभी हमने देखा कि वैक्सीन डेवलपमेंट के में पता लग गया, क्या हम ये जो वैक्सीन डेवलपमेंट की नॉलेज है, ये जो mRNA वैक्सीन टेक्निक है, अब मैं मेन्स पे बात कर रहा हूँ सीधा। mRNA वैक्सीन है कि बोल रहे प्लग एंड प्ले टाइप का है कि हमने कुछ जीन चेंज किया, हमने फटाफट से उसको जैसे कोई वेरिएंट आया, हमें पता लग गया, हमारे पास जेनेटिक कोड था उसका, बॉडी में इंजेक्ट किया तो एंटीबॉडीज बन जाती है उसके लिए। ठीक है, तो वैक्सीन के लिए तो हमें वैक्सीन डेवलपमेंट में काफ़ी एडवांस हो गए, जल्दी जल्दी हम निकाल पा रहे हैं। तो हमारे जो देश में जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है और जिससे हमें नुकसान हो रहा है, ठीक है, मलेरिया, डेंगू और ये सब बीमारियां है, तो इसके लिए हम काम कर सकते हैं। ऐसे थोड़ी हम इसको बीच में छोड़ दें। अब ये जो नॉलेज है हमें इसको और अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज वन लर्निंग। अदर इशू दैट केम टू द फोर फ्रंट वॉज कि हेल्थ केयर हमारा काफ़ी वीक है।
Shouldn't we have a right to Healthcare Act? Yeah, to make right to health a fundamental right, National Health Policy 2017 बोल रही है. और ये अब राइट्स बेस्ड अप्रोच पे हो गया, जहाँ पे व्यक्ति हम सब डिमांड कर सकते हैं कि हमें हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाए. एंड आई ऐड वन मोर डायमेंशन टू दिस इज इंक्रीजिंग द बजटरी एलोकेशन फॉर हेल्थ केयर सेक्टर, स्पेशली प्राइमरी हेल्थ केयर. तो ये कुछ इश्यूज हमें आए हैं, नज़र में आए हैं, जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है. और ऐसा नहीं कि अब कोविड कम हो रहा है तो आप ये चीज़ों को भूल जाओ, ठीक है, अब फिर नेक्स्ट वायरस आ जाएगा, नेक्स्ट पैंडमिक आ जाएगा. पैंडमिक नहीं तो एपिडेमिक जो इंडिया में ही है, तो हमें उस पर फोकस करने की ज़रूरत है. Right then, so this concludes our analysis. Okay, so you're watching this with me, Shubhashish, and you're streaming on to Nimbus IAS. And please don't forget to like, share, and subscribe to Nimbus IAS. Bye bye, take care, and all the best.